हेलो। हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। तो इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों को पता है सीक्वेंस के अंदर लेक्चर डाल रहा हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो मेन मकसद है इन लेक्चर्स का वो है आपकी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि सर हमें फिजिक्स समझ में तो आती है, पर जब हम खुद से क्वेश्चंस करते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता। तो मेरे इतने लेक्चर्स मैं यूट्यूब के ऊपर डाल चुका हूँ। आप एक बार कमेंट्स जाके पढ़ लेना बच्चों के, ठीक है ना। या फिर वेबसाइट के ऊपर आप बच्चों के फीडबैक देख लेना। एक चीज को लेके तो मैं श्योर हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये क्लासेस शूट कर रहा हूँ, उस मकसद के अंदर मुझे सफलता मिल रही है। हर वो बच्चा जो कि शिद्दत के साथ में इन लेक्चर से पढ़ाई कर रहा है उनको एक्चुअल में फायदा हो रहा है, उनके एक्चुअल में प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर उनको इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। तो आप भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हो। आज से ही आप देखना स्टार्ट कर दो इन लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर। और इसी सिलसिले को आज मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका लेक्चर नंबर 3 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर आज के लेक्चर में हमारा एजेंडा क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर बात करी जाए इस चैप्टर के हथियारों की, तो इस चैप्टर के मेन हथियार जो हैं वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और ये इस चैप्टर का ही नहीं, मैंने आपको बताया था पूरी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है सवालों के अंदर, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर समय अलाउ करता है तो मैं आपको पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस सेशन। ऑब्वियसली आप मेरी क्लास के अंदर हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैं बातें कम और एग्जाम्पल्स के थ्रू डेमो ज्यादा देता हूँ। तो बार बार मुझे वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आता है कि तुम डेमो बड़ा अच्छा देते हो, तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे डेमो देना अच्छा लगता है। तो ना केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा बल्कि आप उसका रियल एप्लीकेशन देखोगे मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप, और फिर खुद से जब सवाल करोगे तो अपने आप आपसे भी सवाल बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इस पे आप देखोगे मेरे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो इस वेबसाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेरे सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर हैं वो भी, और जो मैं डीपीपीस के ऊपर बेस्ड लेक्चर्स बनाता हूँ स्पेशल लेक्चर्स, वो भी आपको सारी डीपीपीस मिल जाएगी, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और पर्सनली मुझसे कनेक्ट करने का एक माध्यम मिल जाएगा। हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, बच्चों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, मैं एक बार दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ जिसमें रेगुलर जूम सेशंस हो गए जहां पर आप डीपीपीस का सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाता है, आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बात करके मुझसे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो मैं अपने लेवल पर डेवलप कर सकता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये वेबसाइट बाय द वे खुद ने बनाई है, ठीक है ना। तो बड़ी सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट है, एक बार इसको जाके जरूर चेकआउट करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो WET क्या है और COME क्या है। WET का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, COME का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो, अगर बात करी जाए ना हथियारों की, तो हम मेन मेन हथियार पहले इकट्ठे कर चुके हैं। हमें वर्क की कैलकुलेशन करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में जो पहला हथियार मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 तरीके की एनर्जी बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि उन तीनों तरीके की एनर्जीज का जो चेंज है वो 3 अलग अलग तरीके के वर्क से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहली एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करोगे तो ये हमेशा किसके बराबर मिलेगा आपको, आपको नेट वर्क डन के बराबर मिलेगा।
दिस वन इज नोन एज WET, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन फिजिक्स। ठीक है, फिर मैंने बताया था जो दूसरे तरीके की एनर्जी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो डिफरेंस होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। भाई आपके फोर्सेस दो अलग अलग टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस डिफरेंस के इक्वल होती है। और जो तीसरे तरीके की एनर्जी होती है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क के इक्वल हो जाती है। और वो आप वैसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों का सम हो जाएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का सम हो जाएगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें से अगर कंजर्वेटिव वाले वर्क को माइनस कर दोगे, हटा दोगे, तो सिर्फ कौन से बचेंगे, फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बचेंगे। और फिर जो चौथी एप्लीकेशन थी वो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास के अंदर कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 हो जाए, और इसके भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ना हो, या फोर्स तो हो बट उसका वर्क कितना हो जाए, 0 हो जाए, हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है ना, तो इस केस में आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आ जाती है। भाई इसको अगर 0 रख दोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 हो। ये ध्यान रख लेना बेटा, ये आप भूल जाते हो और इधर उधर अंधेरे में तीर मारते हो, उससे मुझे सख्त नफरत है। जब मैं इतनी क्लैरिटी के साथ में आपको बता रहा हूं कि आप भूल जाओगे, गलती कर दोगे, तो उसके बाद में तो रिक्वेस्ट है कि मत करना। ठीक है ना, तो ये है हमारे मेन हथियार। अब आप बोलोगे सर सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, क्या वाकई इसके दम पर जो वर्क एनर्जी पावर के इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लोग बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से, क्या वाकई हम सिर्फ इन हथियारों के बेसिस पे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये अब आप सीखोगे मेरे साथ थ्रू एग्जांपल्स। रेडी हो जाओ, कॉपी पेन साथ में रखना, क्वेश्चन आएगा पहले खुद से ट्राई करना, सोचना, एटलीस्ट रास्ता फिगर आउट करने की कोशिश करना, और फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। बुलेट हैविंग मास 10 ग्राम is fired towards a fixed wooden block with velocity 30 meter per second. ठीक है, if it comes out of the block with velocity 20 meter per second, then the total work done by the resistive force is। ठीक है, तो देखो ये आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और इस वुडन ब्लॉक के अंदर एक बुलेट एंटर कर रही है। तो यहां से तो एक बुलेट क्या कर रही है, एंटर कर रही है इस तरीके से। ठीक है, शू करके ऐसे जा रही है। ठीक है, और इसी लेवल पर, लगभग इसी लेवल पर ये जो बुलेट है वो बाहर निकल रही है, इसी लेवल पर ये बुलेट जो है वो बाहर निकल रही है। आया सबको समझ में? तो लेवल सेम रहा, कोई स्प्रिंग भी नहीं है, और ग्रेविटेशन है बट हाइट आपकी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी सेम रहेगी। मतलब आप कह सकते हो कि सर यहां पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0, और यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको भी हम कितना मान सकते हैं, 0, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो चेंज ही नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आता है, जब आप या तो ऊपर जाते हो आपके रेफरेंस लेवल से, या फिर नीचे जाते हो। यहां तो आप सेम लेवल पर हो। चलो ठीक है, हाँ यहां पर काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, तो हाफ इनटू मास हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ है ना, 10 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। और वेलोसिटी तो 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। तो 1 2 3 जीरो से ये 10⁻³ चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 9 बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.5
जूल, इतनी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। और जब बुलेट यहां से बाहर निकली तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई वो भी आप निकाल सकते हो। हाफ मास हो जाएगा अगेन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और 20 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो अगेन 1 2 3 जीरो से 10⁻³ चला गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 जूल इतनी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखो पक्का जब बुलेट एंटर कर रही है ना तो रेजिस्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, तभी तो बुलेट की स्पीड कम हो रही है। बाकी क्वेश्चन में भी कह दिया रेजिस्टिव फोर्सेस है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर नहीं लग सकता। यहां पर क्या लगेगा, जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हो, किसके इक्वल हो जाएगी 4.5 जूल के इक्वल हो जाएगी, 0 + 4.5। और आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 2 जूल के इक्वल हो जाएगी, 0 + 2। और मैंने आपको बताया था कि इनका जो डिफरेंस होता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कितना आसान है, मतलब देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सीखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सीखो, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है 2, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है 4.5 और इन दोनों का ही डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा आपका माइनस का 2.5 जूल। तो -2.5 जूल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेगेटिव क्यों आ रहा है ये तो हमें पता ही है कि बुलेट जिस दिशा में आगे बढ़ रही है रेजिस्टिव फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इतना तो हम भी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। कितना आसान हो गया। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। इसको देखो, अ चेन ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल। ठीक है, स्मूथ टेबल, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, है ना, ऐसे हिंट पकड़ा करो। 1/4 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज इफ द लेंथ ऑफ चेन इज 4 मीटर, है ना, 4 मीटर है तो 1/4 मतलब 1 मीटर वाला हिस्सा जो है वो नीचे लटका हुआ है। देन द वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन बैक टू द सरफेस ऑफ द टेबल इज। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है बट बहुत आसान है। देखो हर क्वेश्चन आसान है यार, आप चीजों का ना कंसेप्चुअली अप्लाई करोगे तो एवरी क्वेश्चन इज सिंपल। तो यहां पर आपकी जो चेन है, ठीक है, तो कुछ पोर्शन इसका ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो इसका ऊपर रखा हुआ है और ये वाला पोर्शन इसका नीचे लटका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ध्यान रखना। इनिशियली आपकी चेन इस तरीके से, ठीक है, और फाइनल कंडीशन क्या होगी कि आपने पूरी की पूरी चेन को खींच के ऊपर लिया है आप, ऐसी कुछ होगी सिचुएशन। ये हो गई टेबल, ठीक है, और पूरी की पूरी चेन जो है वो अब आपकी ऊपर आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है, कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये चीज, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी। तो आपको रास्ते में क्या हुआ नहीं पता, आपको बस इतना ध्यान रखना है रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो तो वैसे भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन से लेना देना होता है। तो अब अपन देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, ये तो हमें हिंट मिल ही गया। तो निकालते हैं इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये आपका रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ये आपका रेफरेंस लेवल ले लेते हैं ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी के लिए, ठीक है ना। तो मतलब इस लेवल पर आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, इतना हमें पता है। ठीक है, तो अब देखो इस इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। तो आपने देखा कि सर ये वाला जो पोर्शन है ये तो रेफरेंस पर है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है।
और जो ये वाला पोर्शन है इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका सेंटर ले लो, तो आप देखोगे सेंटर जो है ना वो यहां से कितना नीचे है। तो टोटल लेंथ है 4 मीटर, तो 4 में से 3 मीटर की जो लेंथ है वो तो ऊपर रखी हुई है, और 1/4 पोर्शन मतलब 1 मीटर की जो लेंथ है वो आपकी इस तरीके से लटकी हुई है। तो ये वाली जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला जो पोर्शन है ये रेफरेंस से 0.5 मीटर की हाइट पर है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 0.5 मीटर की हाइट पर है, तो डेप्थ पर है। तो डेप्थ पर है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0, ठीक है, 3 मीटर वाले हिस्से की। और जो ये वाला हिस्सा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, देखो टोटल मास 4 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 1 मीटर का है, पूरे 4 मीटर का मास कितना है 2 किलोग्राम, तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब हाफ किलोग्राम हो जाएगा। तो मास तो हो गया यहां पर हाफ किलोग्राम m, ठीक है, मास कितना हो गया इस वाले पोर्शन का हाफ निकाल सकते हो, टोटल का मास 2 किलोग्राम है तो 1/4 पोर्शन का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन ले लेते हैं 10, ठीक है, mgh, और हाइट सेंटर की लेनी है ना, ऑन एन एवरेज चेन का जो सेंटर है उसकी लेनी है, तो सेंटर की हाइट हो जाएगी आपकी 0.5, और क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये नेगेटिव होगी। इस तरीके से हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल करोगे 0.5 इंटू 0.5 करोगे 0.25 हो जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका माइनस का 2.5 जूल, इतनी आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, चेन रेस्ट पर है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी कितनी है, वैसे भी 0 है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो माइनस की 2.5 जूल हो जाएगी। इन दोनों का आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, खत्म। सेम तरीके से आप यहां पर करो। अब आप देखोगे सर यहां तो पूरी की पूरी जो चेन है वो हमारे रेफरेंस लेवल पर आ चुकी है, पूरी की पूरी चेन। तो यहां तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा, चेन फिर से रेस्ट पर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी यहां पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताओ if the length of the chain is 4 meter then the work done in pulling the hanging portion of the chain back to the surface of the table, ठीक है। तो वैसे तो देखो यहां पर आप मैकेनिकल एनर्जी देखोगे ना, तो मैकेनिकल एनर्जी आपको लगेगा कि सर शुरुआत में तो -2.5 जूल थी और अंत में कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भले ही क्वेश्चन में कह नहीं रखा, हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि स्मूथ टेबल है और वो सारी की सारी चीजें, लेकिन यहां पर एक फैक्टर और है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, और वो है आपका खींचना, ठीक है। आप खींच रहे हो उसकी वजह से भी तो वर्क हो रहा है। तो मतलब यहां पर हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां पर हमें ये कहना चाहिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कुछ है, ठीक है, और अल्टीमेटली फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो, ठीक है, कंजर्व रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तुमने बाहर से कितना वर्क किया। तो हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो तो यहां पर भी नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है ये किसके इक्वल होता है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है जो कि आपको निकालने के लिए कहा गया वो हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस
माइनस का 2.5 जूल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2.5 जूल। इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर स्मूथ टेबल है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व्ड रहनी चाहिए, और यहाँ तो रह ही नहीं रही। यहाँ पर शुरुआत में तो माइनस है और अंत में जीरो हो गई, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर एक और एजेंट है जिसके द्वारा इस सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, और वो है आप, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने यूज करी थी कि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे, और उससे हम लोग यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं कि इस चेन को ऊपर खींचने में हमें हमें एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको। तो जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया जो वर्क होता है वही किसके इक्वल हो जाता है, वही आपके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वही आपकी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाता है ना। मतलब अब आप पूछना चाहोगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी चेंज क्यों हुई, पहले -2.5 थी और अब 0 हो गई, क्यों हुई, जबकि स्मूथ टेबल है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, क्योंकि अब आप हो उसको चेंज करने के लिए, एक्सटर्नल एजेंट है उसको चेंज करने के लिए, जो कि इस चेन को खींच रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जीज निकालनी है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन की, और उन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिस्टेंस x मूव्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम under the action of a force varies with time t as this. What is the work done by the force in first 2 seconds? तो देखो जब भी वर्क डन पूछा जाता है ना, तो हम सीधा क्या कोशिश करते हैं, हम फोर्स ढूंढते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ढूंढते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब इस अप्रोच में आपको यहां पर बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि एक तो यहां पर आपको फोर्स नहीं दे रखा। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता तो वैसे भी बंद हो गया। अब जहां पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वाला जो रास्ता है, जो वर्क की कैलकुलेशन निकालने का जनरल रास्ता है, अगर वो बंद हो जाए तो आप सीधा सीधा ध्यान रखना, एक और तरीका है वर्क डन निकालने का। जैसे अभी हमने एक्सटर्नल वर्क डन निकाला किसकी मदद से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, वैसे ही नेट वर्क डन निकालने का एक और तरीका है थ्रू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे हिंट पकड़ो। ठीक है, तो यहां पर हमें सीधा सीधा समझ में आ गया कि भैया जो नॉर्मल मेथड है वो तो बंद हो गया, अब एक ही तरीका बचा हमारे पास में वर्क डन निकालने का, और वो है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाने के लिए हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होती है। तो अब थोड़ा थोड़ा रास्ता बनते हुए दिख गया होगा कि आपको एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है आपको 3t² प्लस 4t एंड प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, फिर आप वेलोसिटी निकालोगे यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा +4, और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है भाई, अब यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, तो शुरुआत में मतलब जब टाइम 0 था तो 0 रखेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो 2 सेकेंड के ऊपर, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4, तो 12 और 4 हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। और अब जैसे आपके पास में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ, मास कितना दे रखा है आपको
0.5 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 से गया 8 बार, और ये आ जाएगा आपका 4 जूल, ठीक है। इसी प्रकार फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी आपकी हाफ, मास इज 0.5 एंड वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 2 से ये चला गया 8 बार, 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 64 जूल, है ना। कितनी आसान कैलकुलेशन। और अब हमारे पास में आंसर है कि हमारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 64 जूल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। 64 में से 4 चला गया तो कितना आ जाएगा आपका 60 जूल आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ काइनेटिक एनर्जी के स्ट्रेट अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, देखो रफ है मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो लग नहीं सकता। तो ले दे के एक ही चीज बची कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, और जो दोनों का डिफरेंस है वही किसके इक्वल हो जाता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही तो निकालना है, उसी की तो अगेंस्ट वर्क करना है। तो एकमात्र तरीका यहाँ पर जो हथियार है वो हमें पता पड़ गया कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी और रास्ता हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर कौन सा वाला हथियार लगेगा। हम फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है वही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन हम हटा देंगे क्योंकि हम उसके अगेंस्ट कितना वर्क कर रहे हैं ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा रास्ता हो गया। अब देखते हैं कि जब आप किसी रफ इंक्लाइन के ऊपर, ये आपका रफ इंक्लाइन है, ठीक है, ये आपका रफ इंक्लाइन है, ठीक, आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी के से, तो शुरुआत में आपकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कि यहां से आपने इसको ब्लॉक को थ्रो किया, है ना। तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई कि ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप ले लो 0। इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लो, 0 ले लो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंगल कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, एंगल दे रखा है एल्फा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिफोर द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल वापस से कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता कहां पर आएगा, मान लो यहां से चलते 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 यहां पर आकर पार्टिकल वापस से कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। यहां पर आकर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, ध्यान से सुनना, यहां पर आकर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। अगर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया तो अब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 0, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका है। ठीक है, और रही बात फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो ये जो हाइट आपको पता है कि सर ये हाइट अपन ले लेते हैं h, तो यहां से हम h हाइट ऊपर जा चुके हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी m इंटू जी इंटू एच हो जाएगी। अभी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, हमें h नहीं पता, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारा काम हो गया सर, ये हमारा बन रहा है कुछ मामला। ठीक, अब चलते हैं आगे। कितना फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ अपन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपन h अगर हमें मिल जाए, ठीक है, और h हमें कैसे मिल जाएगा, अगर हमें ये s मिल जाए, और ये s क्या है, ये आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनएलएम के अंदर कर चुके हैं। यहां पर जो रिटार्डेशन वर्क करेगा, याद करो, है ना, और इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे केसेस को याद रखा करो कि जब भी आप किसी इंक्लाइनेशन के ऊपर स्लाइड करवाते हो किसी ऑब्जेक्ट को,
तो जो टोटल रिटार्डेशन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तो mg का जो साइन कंपोनेंट होता है वो भी रोकने का काम करता है, तो g साइन थीटा तो होता ही होता है, ठीक है। प्लस फ्रिक्शन जो है वो भी रोकने का काम करता है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल होता है, mg cos थीटा। तो म्यू इंटू जी कॉस थीटा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि आप जी को बाहर ले सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब ये जो चीज है ना बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा एनएलएम करने का। इससे पहले कि हाँ सर ये तो हमें पता है यार, ये तो हम पहले बहुत बार कर चुके, एनएलएम में आपने बहुत क्वेश्चन करवाए थे। तो इतना हमारा रिटार्डेशन वर्क करता है, याद करो यार, बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा, थीटा की जगह यहां पर क्या दे रखा है हमें, एल्फा दे रखा है ना, एल्फा ले लो यहां पर भाई, जो एंगल है ना वो एल्फा दे रखा है हमें, थीटा की जगह एल्फा ले। रिटार्डेशन हमें मिल गया, इनिशियल स्पीड, ठीक है, ये देखो इनिशियल स्पीड, अब ये कहां से लाएंगे, इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड कहां से लाएंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी से लेके आएंगे, काइनेटिक एनर्जी से लेके आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी से अगर अपन इनिशियल स्पीड लेके आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास एम, इसके रूट के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये हो जाएगी आपकी इनिशियल स्पीड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ के डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना है आपका, जी साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली आ गया आपका k डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ये आ गया। इतनी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो गई हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये हो गई हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है वो खुद किसके इक्वल होता है, तो फ्रिक्शन हो जाता है आपका म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। ये वाली नॉलेज और ये वाली नॉलेज, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां तक का, ये सब हम एनएलएम के अंदर कर चुके हैं, हमें इवन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छे से हमें ये चीजें आनी चाहिए। रिकॉल करो, अगर नहीं याद आ रहा तो देखो जाके, लास्ट के लेक्चर्स में से मैंने बहुत अच्छे से बताया था, इनफैक्ट याद करने के लिए भी बोला था। तो अब देखो हमें पूछा गया है द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो जितना वर्क फ्रिक्शन के द्वारा किया जा रहा है उतना ही तो हम उसके अगेंस्ट करेंगे, उतना ही हम उसके अगेंस्ट करेंगे। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो हम निकाल लें, तो इतना तो फ्रिक्शन लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है ना। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो देखो वैसे तो फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है रोकने के लिए और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। और अगर नेगेटिव साइन को अपन हटा दें, सिर्फ फ्रिक्शन को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो वो आ जाएगा हमारा जो हम लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं वर्क, ठीक है। तो यहां पर बस वही काम करना है हमें, फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस के डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे mg से mg चला गया और अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा k इंटू म्यू इंटू कॉस एल्फा, मैं बार बार थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस एल्फा कर लेना इसको थीटा की जगह, कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस
म्यू कॉस एल्फा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो k इंटू म्यू इंटू कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक, आप वैसे भी निकाल सकते हो कि आपके पास में जैसे ही स्टॉपिंग डिस्टेंस आई, ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की मदद से आप h निकाल सकते हो। h किसके इक्वल होता है? तो यहां पर आप देखोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का साइन कंपोनेंट जो होगा वो h होगा, मतलब h हो जाएगा आपका, ठीक है, h हो जाएगा आपका जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय साइन एल्फा, है ना भाई, परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर साइन में आता है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी के इंटू साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ये आ जाएगी एच की वैल्यू। तो अब आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस करके भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हो। मैं ओरिजिनली उसी अप्रोच पर लेके जाना चाहता था, बट बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, याद आ गया फ्रिक्शन डायरेक्ट आपके पास में, तो मैंने डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट करके बता दिया। बाकी आपके लिए होमवर्क है ये कि अब मैंने आपका आधा काम कर दिया है। आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आपको पता पड़ गई, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आपको पता पड़ गई, जैसे एच की वैल्यू आ गई, तो ठीक है, आपको बस दोनों का डिफरेंस लेना है, वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन हटा देना। तो ये ओरिजिनल अप्रोच थी अपनी, ठीक है ना, बट हमने उसको छोड़ के बीच में डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट करने वाली अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर दिया। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, तो दूसरे तरीके से एक बार आप करके देखना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे बेटा सबको समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार मैं देख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एम जी एच ये रखेंगे, ऊपर साइन एल्फा आ रहा है, एक सेकेंड रुको, तो ये के हो जाएगा और ये हो जाएगा, एम जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगी कॉस एल्फा, ये होगी साइन एल्फा, ओके साइन एल्फा ठीक है, एम जी से एम जी चला गया, के साइन एल्फा अपॉन दिस, ये फाइनल आ जाएगी, ये और अच्छा हाँ, फिर वो के साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। यस यस, एक बार करके देखना ना, कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, आ जाएगा, मैंने चेक कर लिया, आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब देखो, मैं जो रियल बात यहाँ पे करना चाहता हूँ ये है कि ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, भाई साहब पता नहीं क्या क्या। देखो, मैं आपको हमेशा से क्या सिखाता आ रहा हूँ कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करना सीखो। जैसे क्या हम ये प्रॉब्लम एनएलएम के अंदर कर चुके हैं कि एक ब्लॉक को अगर आप नीचे से फेंकोगे तो वो कितनी ऊंचाई पर जाकर रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए अपनों ने एनएलएम के अंदर। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऑलरेडी हमें पता है। इसमें नयापन क्या आ गया कि वैसे हमें स्पीड दी जाती है, यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी, इतना ही तो डिफरेंस है। बाकी ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं। कितना फ्रिक्शन लगता है, ये वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं। वर्क निकालना हमें आता ही है। या फिर अगर हमारे पास में डिस्टेंस आ गई ये वाली, तो हम हाइट निकाल के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फाइनल और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आके हम हमारा वाला फंडा भी यूज कर सकते हैं। तो तुम सोच के देखो कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट लेंदी। जब ये प्रॉब्लम आपको दी जाएगी ना एग्जाम के अंदर, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एक्सपेक्टेशन होगी कि ये उन बच्चों को अलग करने के लिए है जिन बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है कि उन्हें डायरेक्ट पता है
कि इस कंडीशन में रिटार्डेशन कितना लगता है, इस कंडीशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती है, इस कंडीशन में फ्रिक्शन कितना लगता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे डायरेक्ट फ्रिक्शन को स्टॉपिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क डन निकाल के देंगे विद इन सेकेंड्स। उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम डाली जाएगी एग्जाम में। ऐसे समझो इन चीजों को, ऐसे इंटरप्रेट करो, ठीक है ना, तब आपका लेवल इंक्रीज होगा। ये देखो क्वेश्चन, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है रेस्ट से गिरना स्टार्ट कर रही है तो 0 हो गई, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर अपन ग्राउंड पर रेफरेंस लेते हैं तो शुरुआत में हम कितनी हाइट पर हैं, 1 किलोमीटर हाइट पर है, तो ये हो जाएगा मास। तो मास हो गया 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें लेना है 10, खुद नहीं बता दिया, और हाइट कितनी है 1 किलोमीटर, तो 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, या तो 1000 लिख दो या 10⁻3 लिख दो, ठीक है। तो आप देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 10 जूल, यानी कि आपके पास में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई कितनी, 10 जूल आ गई भाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हाफ, मास हो जाएगा 1 × 10⁻³ और वेलोसिटी 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 है, 2 चलेगा, 2.5 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 जूल आ जाएगी, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, ग्राउंड पर तो हमने रेफरेंस लिया था, तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आने वाली है, यानी कि हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ गई हमारी 1.25 जूल। देखो मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब पक्का रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, और वही हमसे पूछा गया द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो तो हमें पता है कि ये वाला जो हमने निकाला ना 10 जूल, ये ग्रेविटेशन फोर्स का है भाई, mg मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट, यही तो निकाला है हमने, m × g मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट। तो वैसे तो आप देखोगे कि 10 जूल आपका वर्क डन होगा, तो सिर्फ ऑप्शन 4 करेक्ट है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है रेजिस्टिव फोर्स का वर्क। मतलब ये कितना बैडली डिजाइंड क्वेश्चन है कि सिर्फ आपने एक चीज निकाली, दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपने एक को ढंग से निकाला, हालांकि अपन दूसरी भी निकाल लेते हैं। अब हमसे पूछा गया वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना है, तो हमें पता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके चेंज के इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में से इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को हमने माइनस कर दिया, 1.25 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया -8.75 जूल। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, -8.75 जूल। वैसे निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम में, अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो अभी दोनों चीजें आप निकालो, ठीक है। आगे चलते हैं, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड्स with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? तो सिमिलर क्वेश्चन है और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं होमवर्क। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया, खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। ये देखो, a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant value k. The mass is released from rest with the spring initially unstressed, मतलब अपनी natural length पर है. The maximum extension produced in the length of spring will be. बेटा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम लेंथ,
ठीक है, अब मैक्सिमम लेंथ हमें निकालनी है। मैक्सिमम लेंथ का मतलब है कि तुमने ब्लॉक को छोड़ा, अब ब्लॉक नीचे लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वापस से स्टॉप हो जाएगा, है ना, वापस से स्टॉप हो जाएगा और फिर वापस से ऊपर आने लगेगा। तो तुमने रेस्ट से ही छोड़ा था और एक मोमेंट आ गया जहां पर वापस से वो रेस्ट पर ही चला गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0, मैक्सिमम स्ट्रेच की कंडीशन में। ठीक है, हाँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप ले सकते हो, 0 ले सकते हो, है ना, उसको आप रेफरेंस ले सकते हो जहां से आपने छोड़ा है। अब आपका ब्लॉक नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेच है उतना नीचे जा रहा है, तो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैक्सिमम, जितना भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है उसके बराबर वो ब्लॉक नीचे चला गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आपके पास में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, कितनी आई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, 0 आई, और यहां से आपके पास में फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, कितनी आई आपके पास में, -m इंटू जी इंटू जो भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है ये। और क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक, और जैसे आप इसको, अच्छा सॉरी सॉरी एक चीज भूल गया स्प्रिंग भी तो स्ट्रेच हो रही है यार। ठीक है, तो शुरुआत में आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, दोनों कंपोनेंट 0 है। अब जब आपकी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई तो ये तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के इंटू जो भी आपका एक्स मैक्स होगा इसका स्क्वायर, है ना, मैं भूल गया था। ठीक है ना, तो ये जरूर कर लेना, हाफ के इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब ये 0 है तो ये भी ओवरऑल 0 होना चाहिए, तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, हाफ इंटू के इंटू जो भी मैक्सिमम स्ट्रेच है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू जो भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है वो आ गया एज इट इज। इससे एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेच निकल के आया यहां से वो आ गया 2mg डिवाइडेड बाय k, ये आ गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेच। ठीक है, तो जब भी आप वर्टिकल स्प्रिंग को छोड़ते हो अपनी नेचुरल लेंथ से, मास पे डिपेंड नहीं करता, वो इतना, सॉरी मास पे डिपेंड करता है, वो इतना स्ट्रेच हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सर एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता था, एक तो आपसे मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेच पूछा जा सकता था कि बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेच कितना आएगा, और एक आपसे पूछा जा सकता था स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम। देखो, शुरुआत में आपका ब्लॉक रेस्ट पर था, बट क्या वो रेस्ट पर ही रहा, नहीं, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, जैसे ही तुमने उसको छोड़ा वो नीचे की तरफ भागने लग गया। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब mg, ठीक है, और प्लस उसमें जो स्ट्रेच प्रोड्यूस होने की वजह से वापस से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा आपका k इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, है ना, मान लो इतना स्ट्रेच, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तब जाके आपका नेट फोर्स 0 होगा। ऑल्दो उस कंडीशन में आपका ब्लॉक रेस्ट पर नहीं होगा बल्कि मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। शुरुआत में 0 नहीं था, शुरुआत में स्प्रिंग ने तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रखा था, सिर्फ mg लग रहा था, जैसे छोड़ा तो mg ने नीचे खींचना चालू कर दिया। ठीक है, एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक स्ट्रेच ऐसा मिलेगा जहां पर ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये जो मोमेंट है, ये जो स्ट्रेच है वो किसके बराबर नजर आएगा आपको, mg डिवाइडेड बाय k के बराबर नजर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें बेटा, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो अभी तो हमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया था, मैक्सिमम स्ट्रेच पूछा गया था, तो 2mg डिवाइडेड बाय k ऑप्शन नंबर 1 था हमारा
करेक्ट। बट कभी अगर स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो फिर बी केयरफुल, इसका जस्ट आधा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं यहां से। वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के is fixed on a table. A ball of mass m at height h above the free upper end of the spring falls vertically without drawing the diagram. Just imagine करो कि हम रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप एक काम करो, जो स्प्रिंग का अपर पोर्शन है, मतलब ऐसी आपकी वर्टिकल स्प्रिंग है ऐसी, ठीक है ना, तो ऐसा यहां पर एक पैन बना हुआ है, तो इसको आप क्या ले लो, इसको आप रेफरेंस ले लो, इसको आप रेफरेंस ले लो। तो अगर आप यहां पे रेफरेंस लोगे तो शुरुआत में आपका जो ब्लॉक है, बॉल ऑफ मास m एट हाइट h, यहां पर है आपकी बॉल, कितनी हाइट पर, तो ये हाइट आपको दे रखी है h। तो शुरुआत में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, m इंटू जी इंटू एच हो जाएगी शुरुआत में। ठीक है, अब चलो ठीक है, छोड़ दिया। so that the spring is compressed by a distance d, तो जैसे ये आके छोड़ा तो अब आप देखते हो कि आपकी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाती है, ऐसे यहीं पर आ जाती है स्प्रिंग, ये बॉल जो है वो इसको यहां पर लेके आ जाती है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दे रखी है, d दे रखी है। ऐसी हो जाती है सिचुएशन। मतलब पहले हम रेफरेंस से h हाइट ऊपर थे और अब हम रेफरेंस से d लेंथ नीचे चले गए। हाँ, रुक गए हम वापस से, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी वापस से कितनी हो गई, 0 हो गई। रुके हुए तो यहां पर भी थे, रुके हुए अपन यहां पर भी है। बट अब की बार जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लोगी तो वो तो हो जाएगी माइनस m इंटू जी इंटू डी, क्योंकि अब की बार अपन रेफरेंस से नीचे जा रहे हैं। और अब की बार आपकी स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पे, पहले नेचुरल लेंथ पे थी इसलिए हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली, या लेना भी चाहो तो उसको 0 लिख देना। अब आपकी स्प्रिंग भी कंप्रेस हो गई, कितना, d, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू के मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। अब अगेन आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हो, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आ जाएगी आपकी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच, ओवरऑल इन दोनों को ऐड करोगे, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आ जाएगी आपकी, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस एम इंटू जी इंटू डी प्लस हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो आप लिखोगे m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू जी इंटू डी एंड प्लस हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा पूछा गया नेट वर्क डन, ये तो बताओ, सारे फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ो, ये हमसे पूछा ही नहीं गया। कैसा क्वेश्चन बना दिया। ऐसे लो फिर इसको, मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है। लगा था कुछ हाइट वाइट कुछ पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा। आपसे यहाँ पे नेट वर्क डन पूछा गया है। अब नेट वर्क डन आपको निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से हाइट h और यहां से और d, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h प्लस डी हो गया, और वो mg की डायरेक्शन में हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा आपका mg, तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका h प्लस डी, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर। भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 थी, अब ये हो गई, तो यहाँ से यहाँ आ गई, इसका नेगेटिव कर देना है, वो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। और अगर आपसे नेट वर्क डन पूछा जाए तो इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका mg इंटू एच प्लस डी एंड माइनस हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा नेट वर्क डन। बेकार क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को लगा कुछ अच्छी चीज पूछेंगे। mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर है, बच्चे वही करेंगे, पता नहीं जैसे मैं कर रहा था वैसे। अब मैं तो क्या जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को ना। मैं तो बहुत आखिरी में पूरा सॉल्व करने के बाद में पढ़ता हूँ कि यार जो मैं निकाल रहा हूँ वो तो पूछा ही नहीं है। तो वो हरकतें तुम्हें नहीं करनी, ठीक है ना, पहले ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जो स्ट्रेच होता है ना उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने स्ट्रेच को 4 गुना कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 4 का स्क्वायर 16 गुना बढ़ जाएगी, तो 16 टाइम्स यू हो जाएगी। कर लोगे डायरेक्ट भाई, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, स्ट्रेच के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने स्ट्रेच को 4 गुना कर दिया, 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर कर दिया, 4 गुना, तो 4 गुने का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 गुना, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। आगे चलो, अब बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम अंडर कांस्टेंट फोर्स, फोर्स हमें नहीं दे रखा, मतलब रेगुलर जो तरीका है फोर्स को कैलकुलेट, वर्क को कैलकुलेट करने का वो नहीं लगेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालोगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, फिर इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के आप वर्क निकालोगे। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे कर लोगे। आगे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी वही वर्क डन एक्स दे रखा है, टाइम की फॉर्म में ही पता पड़ गया क्या करना है। कितना आसान हो गया ना, आप चीजों को ऐसे रिलेट करना सीख जाओगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रोक कर खुद बोलते कि सर ये क्वेश्चन हमें करने दो, ये वाला क्वेश्चन लो। मास ऑफ 0.5 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड 1.5, ठीक है। तो टिपिकल क्वेश्चन है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है यहाँ पर, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालना, दोनों को इक्वल कर देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगेन अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है। चलो आगे देखें। ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन whose last 1/3 part is rough। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है। If block comes to rest at the bottom, then value of coefficient of friction between block and inclined plane is। देखो रेस्ट से चालू हुआ था, रेस्ट पर ही आ गया, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0 है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, आप बोलोगे सर m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एच, और h क्या है यहां पर, h यहां पर ये वाली हाइट है, ठीक, h यहां पर ये वाली हाइट है, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 0, क्योंकि हमने इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी, तो यहां से h हाइट पर mgh, यहां पर 0। तो क्या यहां से हमें इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, बिल्कुल सर मिल गई, कितनी, mgh। क्या यहां से हमें फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, सर बिल्कुल मिल गई, कितनी, 0। क्या यहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, सर कुछ पार्ट में यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी।
ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल हो जाना चाहिए। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? m इंटू जी इंटू एच। ठीक है। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन कितना होता है डायरेक्ट पता होना चाहिए, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखना बेटा, फ्रिक्शन सिर्फ 1/3 पार्ट पर लग रहा है। मतलब अगर आपने इस टोटल डिस्टेंस को कितना माना है, आपने इस टोटल डिस्टेंस को अगर एस माना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट पर लग रहा है? फ्रिक्शन यहां से लेके यहां तक एस डिवाइडेड बाय 3 पार्ट तक ही लग रहा है। इस पोर्शन में ही फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? एस डिवाइडेड बाय 3। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एस डिवाइडेड बाय 3। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ और फ्रिक्शन लगता है अपोजिट, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला गया, एम जी से एम जी चला गया, सिर्फ क्या बचा? एच। यहां पर बचा म्यू इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय 3। अब आप गौर से देखोगे तो अगर ये एस है तो ये एच किसके इक्वल हो जाएगा? अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, एच हो जाएगा आपका एस साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? एस साइन थीटा के इक्वल। तो एच की जगह अपन क्या रख देते हैं? एस साइन थीटा रख देते हैं। यहां पर बचा म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय 3। एस से एस चला गया तो टेन थीटा, 3 भी इधर आ गया, 3 टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब म्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 3 टेन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऐसे आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जस्ट एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा। चेन फ्रिक्शन लेस टेबल पर रखी हुई है, 1/5 ऑफ द लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। ठीक है, 1/5। इफ द चेन हैज लेंथ एल एंड मास एम, तो मैंने डिट्टो क्वेश्चन करवाया था आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको याद हो तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आती थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आती थी? वो आती थी मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो मान लो आपका nth पार्ट हैंगिंग है, तो मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाय n। m डिवाइडेड बाय n ये हो जाएगा मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। nth पार्ट जो है वो हैंग्ड है ना, फिर n की वैल्यू रख देंगे अपन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय g, तो g हो गया आपका यहां पर, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट ली जाती थी सेंटर ऑफ मास की, मतलब जितना पार्ट लटका हुआ है उसका आधा। तो अगर L डिवाइडेड बाय nth पार्ट अटका हुआ है तो हमें इसका क्या लेना है? आधा लेना है। L बाय n पार्ट लटका हुआ है उसका हमने आधा लेना है। इतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी शुरुआत में, और ये भी नेगेटिव होती थी क्योंकि रेफरेंस हम टेबल को लेते थे तो उससे ही नीचे की तरफ। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें तो पूरी की पूरी चेन टेबल के ऊपर आ गई, पूरी की पूरी रेफरेंस पर आ गई, तो ये हो गया 0। और मैंने आपको बताया था कि वर्क रिक्वायर्ड जो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो किसके इक्वल होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2n²। अब ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया, इसको आप जहां चाहो जहां लगा सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या रखा? चेन इज हो गया 1/5। तो n की जगह क्या लेना है हमें? 5 लेना है। तो यहां पर n की जगह क्या है? यहां पर n की जगह लेना है हमें 5। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25,
तो m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा। एम जी एल डिवाइडेड बाई 50, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। यूजिंग सेम फॉर्मूला, आप जो पहले क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें उसमें 1/4 पार्ट जो है उसको लटकाया हुआ था, तो n की जगह 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 दूना 32, तो वहां पर आता m कितना दे रखा था हमें, 2 किलोग्राम दे रखा था शायद ना, टोटल मास हमें दे रखा था 2 किलोग्राम, जी हमने ले लिया 10, लेंथ हमें दे रखी थी कितनी 4 मीटर, और डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर 1/4, तो 4 का स्क्वायर 16, 32 आ जाएगा। तो ये 4 से कट गया 8 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, और 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5, ये हमारा आंसर आ रहा था वहाँ पर, 2.5 जूल, ये हमारा आंसर आ रहा था वहाँ पर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये आपका पहले वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन किया था ना, तो अब आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना के दे दिया। ठीक है, मैं खुद देखूं कहां पर था वो, कहां पर है, इतने क्वेश्चन कर लिए क्या आज अपनों ने, अरे भाई कहाँ है, अरे हाँ 2.5 जूल, ठीक है, पता ही नहीं चला यार। हम्म, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा ये क्वेश्चन भी तुम ट्राई करो, ये क्वेश्चन ब्रो दिखने में डरावना है, देता हूँ मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ यार, मतलब तुम्हें हंसी आएगी, मतलब इस क्वेश्चन को जब तुम करोगे ना, कि और दिखने में कैसा और इसका आंसर कितना बेकार सा हो। डायरेक्ट कर सकते हो बाय द वे, स्टॉपिंग डिस्टेंस हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पार्टिकल ये हो गया, ये हो गया, वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स हमें दे नहीं रखा, इसका मतलब जो हमारा रेगुलर मेथड है वर्क को कैलकुलेट करने का वो तो लगेगा नहीं, तो फिर हम किस पे जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पर, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, पता नहीं आप कर दोगे मुझे ऐसा लगता है। अगेन डरावना क्वेश्चन है बट करोगे तो बहुत आसान निकलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आई होप आज का जो सेशन है वो मजेदार रहा होगा हर सेशन की तरह। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, ठीक है, मजा आएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक सेकेंड, हाँ चलो, तो सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। आई होप मजा आया होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।